नमस्कार आप सभी को स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम एसएससी जीडी, अग्निवीर, पुलिस कांस्टेबल और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए जीके जीएस को पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें 30 प्रश्न होंगे। जो टॉप 30 सीरीज अपनी चल रही है उसमें 30 प्रश्न होंगे और यह सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है और वो है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा होगा सही उत्तर? रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन है इनमें से? कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर? रक्त का थक्का जमने के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो है विटामिन के। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन? सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी प्लास्टिक और ऑप्शन डी है चांदी। तो इन चारों विकल्प में से कौन ऐसा है जो विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक कौन है ये बताना है। कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो प्लास्टिक है ये विद्युत का कुचालक है। ओके, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो बीमारी है, रोग, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी विषाणु और ऑप्शन डी है कवक। तो एड्स का कारक कौन सा है? एड्स किसकी वजह से होता है ये बताना है आपको। कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। कौन? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, विषाणु, वायरस इंग्लिश में कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रोपर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है वो कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में जो स्थल दिए गए हैं, इन स्थल में से कौन ऐसा नहीं है जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल इनमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर? कौन है दोस्तों? तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन सी बालाथल, ये सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित नहीं था। इस प्रकार ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोथल भी था, रोपर भी था और कालीबंगा भी था। कालीबंगा से जुटे हुए खेत का प्रमाण मिला है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है वो कौन है इन चारों में से ये बताना है आपको। देखिए, कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इस प्रकार गुजरती है हमारी कर्क रेखा। तो इधर हो जाएगा आपका नॉर्थ, इधर साउथ, उत्तर दक्षिण। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य इसमें से है जो स्थित है ये बताना है। दोस्तों, वो हो जाएगा बिहार। बाकी झारखंड भी दक्षिण की तरफ आएगा, मिजोरम भी कर्क रेखा के दक्षिण में ही है और यहाँ पे बताइए उड़ीसा भी जो है वो दक्षिण में ही स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बिहार आंसर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है?
ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। इनमें से कौन से शासक थे जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इन चारों विकल्प में से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताना है दोस्तों। याद रखिएगा वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? इनमें से उच्च चालक कौन सा है बताना है। जर्मेनियम है या फिर सिल्वर है या फिर सिलिकॉन या फिर कार्बन। तो इन चारों में से कौन है जो उच्च चालक के रूप में है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर? इनमें से कौन है सही उत्तर? तो दोस्तों जो सिल्वर है आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। सिल्वर जो है वो उच्च चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है यही है। ओके क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने है। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी आरण्यक, ऑप्शन सी उपनिषद और ऑप्शन डी वेदांग। तो ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि जो वैदिक साहित्य है उस वैदिक साहित्य का इनमें से कौन हिस्सा नहीं है। वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है कौन बताना है आपको। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए वेदांग। वेदांग जो है वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये भी जान लीजिए। चारों वेद ये वैदिक साहित्य के अंग हैं। चारों वेद में कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद हो गए। उसके बाद आपके आते हैं ब्राह्मण और अरण्यक और उपनिषद। ये सब जो है वैदिक साहित्य के अंग है। और उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। वेदांत उपनिषद को वेदांत में कहते हैं। तो ये सब जो है वो वैदिक साहित्य के हिस्सा है। और प्रश्न में पूछा गया है कि वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है तो वह है वेदांग। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 हमारे सामने है। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबा स्थल सीमा है? ए नंबर पाकिस्तान, बी नंबर चीन, सी नंबर बांग्लादेश और डी नंबर नेपाल। तो ये 4 देश है और इनमें बताना है कि भारत की जो सर्वाधिक सीमा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। दोस्तों याद रखिएगा बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा लगाती है 4096.6 किलोमीटर। इतना सीमा लगाती है बांग्लादेश। वैसे याद रख सकते हैं इस प्रकार एक ट्रिक है। बचपन में बीए ये क्रम है। ये है बचपन में बीए से याद रख सकते हैं। जैसे ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश, उससे कम चीन, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, उससे कम म्यांमार, उससे कम भूटान और सबसे कम जो सीमा लगाती है वो है अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारे सामने है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर और ऑप्शन डी है वर्मिकल्चर। तो इन चारों में से कौन होगा सही उत्तर? जो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है बताइए आप लोग। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? दोस्तों एपीकल्चर याद रखिएगा।
ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्मी कल्चर केचुआ पालन को कहते हैं। केचुआ पालन किसान का मित्र कहलाता है ये, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कौन सा है संबंधित है बताइए आप लोग। तो इसका तो सही उत्तर हो गया एपीकल्चर। क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 हम लोग के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है। तो इनमें से कौन होगा। ऑप्शन ए है थिया, ऑप्शन बी रेवेल्फिया, ऑप्शन सी रूट्स और ऑप्शन डी सिनकोना। तो इनमें से किसके द्वारा मलेरिया का दवा बनाया जाता है ये बताना है। मलेरिया रोग की जो दवा का स्रोत है वो कौन है, इनमें से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। कौन सा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिनकोना यही है सही उत्तर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 जो है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 20 जून, ऑप्शन सी 20 सितंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से एग्जाम में प्रश्न रहते हैं, ध्यान रखिएगा। दिवस जो महत्वपूर्ण दिवस है वो सब याद रखना पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ पे विश्व खुशहाली दिवस पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा 20 मार्च। बाकी 10 दिसंबर की बात करें तो इस दिन जो है ना मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस दोस्तों, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 हम लोग के सामने आ चुका है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है। दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी टेम्स नदी और ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सी है दोस्तों बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजन नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी है या, और नील नदी यह सबसे लंबी नदी है विश्व की, सबसे लंबी। तो सबसे बड़ी हो गई अमेजन और सबसे लंबी हुई नील नदी। टेम्स नदी ब्रिटेन में है और टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। और सिंधु नदी भारत में, हमारे देश में है, बोखरचू हिमनद से निकलती है और भारत में 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 हमारे सामने है। लानोस घास का मैदान किस महाद्वीप में है। ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो जो लानोस घास का मैदान है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। बताइए जल्दी जल्दी कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर। लानोस घास का मैदान किस महाद्वीप में है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका हो जाएगा आपका राइट आंसर। और उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान है, प्रेयरीज, प्रेयरीज है।
अफ्रीका में वेल्ड्स आ जाता है, वेल्ड्स और सवाना। वेल्ड्स और सवाना घास का मैदान अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो डाउन्स घास का मैदान। और दक्षिण अमेरिका में लानोस हो गया। और जो पुस्ताज एक है, पुस्ताज घास का मैदान, इसको भी जान लीजिए। पुस्ताज घास का मैदान ये यूरोप की कंट्री हंगरी में है। तो पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाई जाती है। और पेरिज उत्तरी अमेरिका की हो गई, वेल्ड्स और सवाना अफ्रीका की हो गई, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की हो गई। तो इन घास के मैदान को याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 हमारे सामने है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी 24। दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसमें कितने भाग है ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन सा हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो दोस्तों जो संविधान में भाग की संख्या वो है 22। कितनी? 22। क्लियर? अनुच्छेद 395 है। अनुच्छेद 395 है। अनुसूची की बात की जाए, अनुसूची कितनी है? अनुसूची 12 है, अनुच्छेद 395 और भाग 22। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 हमारे सामने है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? इस प्रश्न को मैं पिछले क्लास में भी बताया था। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इन 4 कंट्री में से किस कंट्री में हम्बनटोटा बंदरगाह है ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो श्रीलंका में है। आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, श्रीलंका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जहाजरानी उद्योग, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑप्शन सी वायुयान उद्योग और ऑप्शन सी है सूती वस्त्र उद्योग। तो जो डेट्रॉयट नामक नगर है वो इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा इसका राइट आंसर होगा बताइए। डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन होगा दोस्तों? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए है डेट्रॉयट नामक नगर। क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 है हम लोग का। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी जैंथोफिल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोफिल और ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो इन 4 विकल्प में से कौन सा होगा सही उत्तर बताइए। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपका क्लोरोफिल में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। किसके कारण दोस्तों? पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 हमारे सामने है। एक सींग वाला गेंडा, जिसे इंग्लिश में हम लोग राइनो भी कहते हैं, किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो एक सींग वाला गेंडा है वो किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन में आपको 4 राज्य दिए गए हैं। इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं बताइए। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? दोस्तों जो एक सींग वाले गेंडा है वो असम में पाया जाता है। असम, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे असम सही उत्तर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 जून और ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा होगा सही उत्तर। जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। कौन होगा दोस्तों। पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल, ठीक है। और जल दिवस, जल दिवस बताइए, जल दिवस कब मनाया जाता है बताइए आप लोग, याद है तो ये 22 मार्च, 22 मार्च को, ओके। 5 जून यहाँ पे दिया है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 हमारे सामने है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी म्यूटॉन, ऑप्शन सी एक्सॉन और ऑप्शन डी जीन। तो इन चार विकल्प में से कौन सा होगा सही उत्तर। आनुवंशिकता की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, कौन होगा। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है ये बताइए आप लोग। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो जीन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई यही है और जीन का नामकरण जॉनसन ने किया था। जॉनसन या जोहानसन, कोई भी लिखा है इस प्रकार से, जॉनसन या जोहानसन कोई भी लिखा है तो आपको ठीक कर लेना है इसको, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 हमारे सामने है, जाइलम का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए है जल संवहन, ऑप्शन बी खाद्य उत्पाद का संवहन, ऑप्शन सी गैस संवहन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जाइलम का कार्य है वो क्या है, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा बताइए। जाइलम का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए जल संवहन। और खाद्य उत्पाद का जो संवहन करता है उसे फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम। तो जाइलम जल संवहन और फ्लोएम खाद्य संवहन के रूप में जाना जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 है हमारे सामने, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ऑप्शन ए आदमी, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी बंदर और ऑप्शन डी है कुत्ता। तो ये चार है और आपको बताना है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले किसे भेजा गया था। आदमी को भेजा गया था या फिर चूहा को या फिर बंदर या फिर कुत्ता। तो इनमें से किसे सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था, बताइए कौन सा हो जाएगा होगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में सबसे पहले कुत्ता को भेजा गया था और ये फीमेल थी और इसका नाम था लाइका। क्या था, लाइका। इस प्रकार से हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 हमारे सामने है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन में, ऑप्शन सी निर्वात में और ऑप्शन डी तेल में। दोस्तों जो ध्वनि तरंगें होती है वो इनमें से किस में नहीं चल सकती है ये बताना है। इनमें से किस में ध्वनि तरंगें नहीं चलती हैं, कौन सा होगा सही उत्तर, कौन सा होगा। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वात। निर्वात एक ऐसा माध्यम है जिसमें ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। और आपसे पूछा जाए कि ध्वनि तरंगें निर्वात में तो नहीं चल सकती हैं, ठीक है समझ लिए, लेकिन ध्वनि तरंगें सबसे अधिक किस माध्यम में चल सकती हैं, अगर यदि ऐसा पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे। ध्वनि तरंगें तो नहीं चलती है निर्वात में,
लेकिन ध्वनि तरंग सर्वाधिक किस में चलती है, किस माध्यम में, तो आप याद रखिएगा वो है ठोस। ठोस में सर्वाधिक चलती है और निर्वात में बिल्कुल भी नहीं। तो क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 है हम लोग के सामने। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी और ऑप्शन डी है दामोदर नदी। तो हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? आप जानते हैं कि हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी बांध है। पिछले क्लास में इसको विस्तार से बताया हूँ। हीराकुंड जो बांध है वो विश्व की सबसे लंबी बांध है, भारत की भी है। और पूछा गया है यहाँ पर कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आपका महानदी हो जाएगा। महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उड़ीसा का शोक। और जो महानदी है उसका जो उद्गम होता है, उद्गम मतलब कहाँ से निकलती है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, दंडकारण्य पठार से छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य पठार। क्लियर। उड़ीसा का शोक कहा जाता है और महानदी को भारत का हांगहो नदी भी कहा जाता है। हालांकि हांगहो नदी तो चीन में है, चीन की शोक हांगहो नदी कहलाती है, लेकिन महानदी को भी भारत की हांगहो नदी कहते हैं। और बिहार की शोक, बिहार की शोक कोसी नदी। बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं? वह है कोसी नदी। और बंगाल की शोक पश्चिम बंगाल। झारखंड भी इसमें आ जाता है, पश्चिम बंगाल या झारखंड। पश्चिम बंगाल या झारखंड की शोक, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो दामोदर नदी हो जाएगा। ठीक है। उड़ीसा का शोक महानदी, बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल और झारखंड की शोक दामोदर नदी। तो 25 नंबर क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य दिए गए हैं और कर्क रेखा इन 4 राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो ओडिशा है यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो याद रखिएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए गुजरात, गुजरात, राजस्थान। 8 राज्य बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, 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 फिर आ जाता है झारखंड, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा और फिर मिजोरम, मिजोरम। तो ये पश्चिम से पूर्व, किस प्रकार? पश्चिम से पूर्व इसी क्रम में है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके क्लियर। 8 राज्य क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 हमारे सामने है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे ये बताना है। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? महावीर या फिर गुरु नानक या फिर गौतम बुद्ध या फिर कबीर।
तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? इन 4 में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों गौतम बुद्ध हो जाएगा। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। क्लियर यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है आपको। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो बोध गया में। गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में। और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, लेकिन सर्वाधिक प्रवचन पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे आपके श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावस्थान कहाँ बिताया था? तो वो वैशाली में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, ये तो बता ही दिए। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में। लुम्बिनी अब वर्तमान में नेपाल में है। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पे हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है? तो वो आपका कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ये सब बातें भी ध्यान रखनी है आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 है। यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, इसको आप यहाँ पे भारत कर लीजिए। भारत अब आपका सही हो गया। तो प्रश्न है कि भारत में रबर का उत्पादन करने वाला सबसे अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इन 4 राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक स्तर पर रबर का उत्पादन किया जाता है? तो कौन सा होगा सही उत्तर? रबर का उत्पादन करने वाला जो सबसे अग्रणी राज्य है वो कौन है? प्रश्न संख्या 28 का उत्तर क्या होगा बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो केरल होगा। केरल में सर्वाधिक स्तर पर क्या रबर का उत्पादन किया जाता है। और विश्व स्तर पर सर्वाधिक मलेशिया, फिर थाईलैंड। तो आपको थाईलैंड उतना महत्वपूर्ण याद नहीं रखना है। बाकी विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन मलेशिया, और भारत में कौन सा राज्य? तो केरल। ओके क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 हमारे सामने आ चुका है। तो ये कह रहा है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इन 4 राज्यों में से कौन ऐसा राज्य है जिसने सर्वप्रथम पहली बार जीएसटी को लागू किया था? तो इनमें से कौन सा होगा सही उत्तर? बताइए, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र होगा, या फिर असम, या फिर दिल्ली, या फिर तमिलनाडु, कौन सा होगा? तो दोस्तों जो आपका प्रश्न संख्या 29 है, इसका जो सही उत्तर है वो होगा असम। असम ही पहला राज्य है जिसने जीएसटी को लागू किया था। तो क्लियर, यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी गुटेनबर्ग और ऑप्शन डी टॉल्स्टॉय। तो दोस्तों जो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है वो कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा होगा सही उत्तर? कौन सा होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या जो 30 है उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या बी आपका राइट है यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो दोस्तों हमने तीसों प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और देखिए, यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे आना होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका ये पीडीएफ जो है
और पिछले क्लास भी जितने हुई है या फिर आगे भी जो क्लास होगी उन सब का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप उसको सेव करके रख सकते हैं और बाद में अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो इसको दोबारा देख के आप याद कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है सब, ये इस प्रकार से आंसर भी सबका दिया हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इंस्टाग्राम पे आप DKT होता है डेली नॉलेज टेस्ट, डेली नॉलेज टेस्ट, इस डेली नॉलेज टेस्ट में आप अपनी भाग ले सकते हैं और वहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको कोई बदलाव चाहिए इसमें तो आप बताएं, हम इसमें सुधार करेंगे। कोई भी आपका विचार हो आप बता सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।